अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पीर कामिल खिस नंबर 3। तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। माँ बाप ने क्या रखा था? वो माँ बाप से पूछे। खामोशी। लोग किस नाम से पुकारते हैं तुम्हें? लड़के या लड़कियाँ? लड़के। बहुत सारे नाम लेते हैं। ज्यादा कौन सा नाम पुकारते हैं? डेरी डेविल, खामोश। और लड़कियाँ? वो भी बहुत से नाम लेती है। ज्यादातर किस नाम से पुकारती हैं? ये मैं नहीं बता सकता। इट्स टू पर्सनल। गहरी खामोशी, तवील सांस, फिर खामोशी। मैं आपको एक मशवरा दूं? क्या? आप मेरे बारे में वो जानने की कोशिश क्यों नहीं करते जो ना आप पहले जानते हैं ना मैं। आपकी दाईं तरफ टेबल पर जो सफेद फाइल पड़ी है, इसमें मेरे सारे पर्टिकुलर्स मौजूद है। फिर आप वक्त जाये क्यों कर रहे हैं? साइको एनालिस्ट ने अपने पास मौजूद टेबल लैंप की रोशनी में सामने काउच पर दराज उस नौजवान को देखा जो अपने पैर मुसलसल हिला रहा था। उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था और यूं लग रहा था जैसे वो साइको एनालिस्ट के साथ होने वाली इस सारी गुफ्तगू को बेकार समझ रहा था। कमरे में मौजूद ठंडक, खामोशी और नीम तारीकी ने उसके आसाब को बिल्कुल मुतासिर नहीं किया था। वो बात करते हुए वक्तन फवक्तन कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। साइको एनालिस्ट के लिए सामने लेटा हुआ नौजवान एक अजीब केस था। वो फोटोग्राफिक मेमोरी का मालिक था। उसका आईक्यू लेवल 150 की रेंज में था। वो थ्रो आउट आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड रखता था। वो गोल्फ में प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल 3 बार जीत चुका था और वो तीसरी बार खुदकुशी की नाकाम कोशिश करने के बाद उसके पास आया था। उसके वालिदैन ही उसे उसके पास लेकर आए थे और वो बेहद परेशान थे। वो मुल्क के चंद बहुत अच्छे खानदानों में से एक खानदान से ताल्लुक रखता था। ऐसा खानदान जिसके पास पैसे की भरमार थी। 4 भाइयों और एक बहन के बाद वो चौथे नंबर पर था। 2 भाई और एक बहन उससे बड़े थे। अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से वो अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा चहीता था। उसके बावजूद पिछले 3 साल में उसने 3 बार खुदकुशी की कोशिश की। पहली दफा उसने सड़क पर बाइक चलाते हुए वन वे की खिलाफ वर्जी की और बाइक से हाथ उठा लिए। उसके पीछे आने वाले ट्रैफिक कांस्टेबल ने ऐसा करते हुए उसे देखा था। खुशकिस्मती से गाड़ी से टकराने के बाद वो हवा में उछलकर एक दूसरी गाड़ी की छत पर गिर पड़ा और फिर जमीन पर। उसकी कुछ पसलियां, एक बाजू और एक टांग में फ्रैक्चर हुए। तब उसके वालिदैन कांस्टेबल के इसरार के बावजूद उसे एक ही हादसा ही समझे, क्योंकि उसके अपने माँ बाप से यही कहा था कि वह गलती से वन वे से हट गया था। दूसरी बार पूरे 1 साल के बाद उसने लाहौर में खुद को बांधकर पानी में डूबने की कोशिश की। एक बार फिर उसे बचा लिया गया। पुल पर खड़े लोगों ने उसे रस्सी समेत बाहर खींच लिया था, जिसके साथ बांधकर उसने खुद को नीचे गिराया था। इस बार इस बात की गवाही देने वालों की तादाद ज्यादा थी कि उसने खुद अपने आप को पानी में गिराया था, मगर उसके माँ बाप को एक बार फिर यकीन नहीं आया। सालार का बयान था कि कुछ लड़कों ने उसकी गाड़ी को पुल के पास रोका और फिर उसे बांधकर पानी में फेंक दिया। जिस तरह वो बंधा हुआ था, उसे यूं ही लगता था कि उसे वाकई बांधकर गिराया गया था। पुलिस अगले कई हफ्ते उसके बताए गए हुलिये के लड़कों को पूरे शहर में तलाश करती रही। सिकंदर उस्मान ने खास तौर पर एक गार्ड उसके साथ तैनात कर दिया जो 24 घंटे उसके साथ रहता था, मगर तीसरी बार वो अपने माँ बाप की आंखों में धूल नहीं झोंक सका। हाफ आवर गोलियों की एक बड़ी तादाद को पीसकर उसने खा लिया था। गोलियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मैदा वॉश करने के बावजूद अगले कई दिन वो बीमार रहा था। इस बार किसी को भी कोई गलतफहमी नहीं हुई। उसने खासा माँ के सामने इन गोलियों के पाउडर को दूध में डालकर पिया था।
सिकंदर उस्मान और तैयबा सिकंदर शॉक रह गए थे। पिछले दोनों वाकयात भी उन्हें पूरी तरह याद आ गए थे और पछताने लगे थे कि उन्होंने पहले इसकी बात पर एतबार क्यों किया। पूरा घर इसकी वजह से परेशान हो गया था। उसके बारे में स्कूल, कॉलोनी, खानदान, हर जगह खबरें फैल रही थी। वो इस बात से इनकार नहीं कर सका कि उसने खुदकशी की कोशिश की, मगर वो ये बताने पर तैयार नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया था। सिकंदर ए लेवल्स के बाद उसके बड़े भाइयों की तरह उसे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भिजवाना चाहते थे। वो जानते थे उसे कहीं भी ना सिर्फ बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा बल्कि स्कॉलरशिप भी। लेकिन उनके सारे प्लान जैसे भग करके उड़ गए थे और अब वो इस साइको एनालिस्ट के सामने मौजूद था जिसके पास सिकंदर उस्मान ने उसे अपने एक दोस्त के मशवरे पर भिजवाया था। ठीक है सालार, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करती है। मरना क्यों चाहते हो तुम? सालार ने कंधे उचकाए। आपसे किसने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ? खुदकशी की 3 कोशिशें कर चुके हो तुम। कोशिश करने और मरने में बड़ा फर्क होता है। तीनों दफा तुम इत्तेफाकन बचे हो, वरना तुमने खुद को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखें, जिसको आप खुदकशी की कोशिश कह रहे हैं, मैं उसे खुदकशी की कोशिश नहीं समझता। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि मौत की तकलीफ कैसी होती है। वो उसका चेहरा देखने लगा जो बड़े पुरसुकून अंदाज में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मौत की तकलीफ तुम क्यों महसूस करना चाहते थे? बस ऐसे ही, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस समझ ले। साइको एनालिस्ट ने एक गहरा सांस लेकर उस 150 आईक्यू लेवल वाले नौजवान को देखा जो अब छत को घूर रहा था। ओह, तब मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मैं ठीक से कुछ भी महसूस नहीं कर सका। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोला। और अब तुम चौथी बार कोशिश करोगे? यकीनन मैं महसूस करना चाहता हूँ कि दर्द की इंतहा पर जाकर कैसा लगता है। क्या मतलब? जैसे जॉय की इंतहा इकतैसी होती है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि खुशी की इस इंतहा के बाद क्या है। इसी तरह दर्द की भी तो कोई इंतहा होती होगी जिसके बाद आप कुछ भी समझ नहीं सकते, जैसे इकतैसी में आप कुछ भी नहीं समझ सकते। मैं अब भी कुछ भी नहीं समझ सका। फर्ज करें आप एक बार स्ट्रिपटीज देख रहे हैं, बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आपने कुछ ड्रग्स भी ली हुई है, आप नाच रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने होश और हवास खो देते हैं। आप इकतैसी सुरूर में हैं। कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं, लेकिन आपको जरूर पता होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। मैं जब बाहर छुट्टियां गुजारने जाता हूँ तो अपने कजिन्स के साथ ऐसे बार्स में जाता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं उनकी तरह मदहोश नहीं होता। आई नेवर गेट वाइल्ड विथ जॉय। मुझे इन चीजों से इतनी खुशी नहीं मिल पाती जितनी बाकी लोगों को मिलती है, और यही चीज मुझे मायूस करती है। मैंने सोचा कि अगर सुरूर की इंतहा पर नहीं पहुंच सकता तो शायद मैं दर्द की इंतहा पर पहुंच सकूं, लेकिन वो भी नहीं हो सका। वो खासा मायूस नजर आ रहा था। तुम इस तरह की चीजों में वक्त जाए क्यों करते हो? इतना शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड है तुम्हारा। सालार ने इस बार इंतहाई बेजारी से उससे कहा, प्लीज प्लीज अब मेरी जहानत के राग अलापना मत शुरू कीजिएगा। मुझे पता है मैं क्या हूँ, तंग आ गया हूँ मैं अपनी तारीफें सुनते सुनते। उसके लहजे में तलखी थी। साइको एनालिस्ट कुछ देर उसे देखता रहा। अपने लिए कोई गोल क्यों नहीं सेट करते तुम? मैंने किया है क्या? मुझे खुदकशी की एक और कोशिश करनी है। मुकम्मिल इत्मीनान था। क्या तुम्हें कोई डिप्रेशन है? नॉट एट ऑल।
तो फिर मरना क्यों चाहते हो? एक गहरा सांस। क्या आपको एक बार फिर से बताना शुरू करूं कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो उकताया। बात घूम फिर कर वहीं आ गई थी। साइको एनालिस्ट कुछ देर सोचता रहा। क्या तुम ये सब किसी लड़की की वजह से कर रहे हो? सालार ने गर्दन मोड़कर हैरानी से देखा। लड़की की वजह से? हाँ, कोई ऐसी लड़की जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जिससे तुम शादी करना चाहते हो। उसने बेइख्तियार क़हक़हा लगाया और फिर हंसता ही गया। माय गॉड, आपका मतलब है कि किसी लड़की की मोहब्बत की वजह से मैं खुदकशी? वो एक बार फिर बात अधूरी छोड़कर हंसने लगा। लड़की की मोहब्बत और खुदकशी? क्या मजाक है? वो अब अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। साइको एनालिस्ट ने इस तरह के कई सिटिंग्स उसके साथ किए और हर बार नतीजा भाग के वही 3 बात रहा। आप उसको तालीम के लिए बैरून मुल्क भिजवाने के बजाय यहीं रखे और इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे। हो सकता है ये तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करता हो। उसने कई माह बाद सालार के माँ बाप को मशवरा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे बाहर भिजवाने के बजाय इस्लामाबाद के इदारे में एडमिशन दिलवाया गया। सिकंदर उस्मान को ये इत्मीनान था कि वो उसे अपने पास रखेंगे तो शायद वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। सालार ने उनके इस फैसले पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उसने उनके उस फैसले पर किसी खुशी का इजहार नहीं किया था। उसे बैरून मुल्क तालीम के लिए भिजवाया जाएगा। साइको एनालिस्ट के साथ आखिरी सेशन के बाद सिकंदर उस्मान उसे घर ले आए और उन्होंने तैयबा के साथ मिलकर उसे एक लंबी चौड़ी मीटिंग की। वो दोनों अपने बेडरूम में बिठाकर उसे उन तमाम आसाइशों के बारे में बताते रहे जो वो पिछले कई सालों में उसे फराहम करते रहे थे। उसे उन मोहब्बत भरे जज्बात से भी आगाह किया जो वो उसके लिए महसूस करते थे। वो बेतासुर चेहरे के साथ च्युइंगम चबाता बाप की बेचैनी और माँ के आंसू देखता रहा। गुफ्तगू के आखिर में सिकंदर उस्मान ने तकरीबन तंग आकर उससे कहा, तुम्हें किस चीज की कमी है? क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है या जो तुम्हें चाहिए? मुझे अभी बताओ। सालार सोच में पड़ गया। स्पोर्ट्स कार। अगले ही लम्हे उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्पोर्ट्स कार बाहर से मंगवा देता हूँ, मगर दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना जो तुमने की है। ओके। सिकंदर उस्मान को कुछ इत्मीनान हुआ। सालार ने सर हिला दिया। तैयबा ने टिश्यू से अपने आंसू साफ करते हुए जैसे सुकून का सांस लिया। वो कमरे से चला गया तो सिकंदर उस्मान ने सिगार सिलगाते हुए उनसे कहा, तैयबा, तुम्हें इस पर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। अपनी एक्टिविटीज कुछ कम करो और कोशिश करो कि उसके साथ रोजाना कुछ वक्त गुजार सको। तैयबा ने सर हिला दिया। वसीम ने इमामा को दूर से ही लॉन में बैठे देख लिया। वो कानों में हेडफोन लगाए वॉकमैन पर कुछ सुन रही थी। वसीम दबे कदमों उसकी पुश की जानिब से उसके अक़ब में गया और उसके पास जाकर उसने एकदम इमामा के कानों से हेडफोन के तार खींच लिए। इमामा ने बर्फ रफ्तारी से वॉकमैन का स्टॉप का बटन दबा दिया था। क्या सुना जा रहा है? यहाँ अकेले बैठे, वसीम ने बुलंद आवाज में कहते हुए हेडफोन को अपने कानों में ठोंस लिया, मगर तब तक इमामा कैसेट बंद कर चुकी थी। कुर्सी से उठकर खड़े होकर उसने हेडफोन को अपनी तरफ खींचते हुए वसीम से कहा, बदतमीजी की भी कोई हद होती है। वसीम, बिहेव योरसेल्फ। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वसीम ने हेडफोन के सरों को नहीं छोड़ा। इमामा के गुस्से का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं सुनना चाहता हूँ, तुम क्या सुन रही थी? इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? कैसेट को ऑन करो। इमामा ने कुछ झंझलाते हुए हेडफोन को वॉकमैन से अलग कर दिया। मैं तुम्हारे सुनने के लिए वॉकमैन लेकर यहाँ नहीं बैठी। दफा हो जाओ ये हेडफोन लेकर।
वो एक बार फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने वॉकमैन को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथ में जकड़ा हुआ था। वसीम को लगा जैसे वो कुछ घबराई हुई है, मगर वो घबराएगी क्यों? वसीम ने सोचा और इस ख्याल को जहन से झटकते हुए सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। हेडफोन को उसने मेज पर रख दिया। ये लो, अपना गुस्सा खत्म करो, वापस कर रहा हूँ। तुम सुनो जो भी सुन रही हो, उसने बड़े सुलहजोयाना अंदाज में हाथ उठाते हुए कहा। नहीं, अब मुझे नहीं सुनना कुछ। तुम हेडफोन रखो अपने पास। इमामा ने हेडफोन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। वैसे तुम सुन क्या रही थी? क्या सुना जा सकता है? इमामा ने उसी के अंदाज में कहा। गजलें सुन रही होगी, वसीम ने ख्याल जाहिर किया। तुम्हें पता है वसीम, तुम में बहुत सारी आदतें बूढ़ी औरतों वाली है। मसलन बाल की खाल उतारना और दूसरों की जासूसी करते फिरना और शर्मिंदा भी ना होना। और तुम्हें पता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता कितनी खुदगर्ज होती जा रही हो। वसीम ने तरकी ब तरकी जवाब देते हुए कहा। इमामा ने उसकी बात पर बुरा नहीं माना। अच्छा, तुम्हें पता चल गया कि मैं खुदगर्ज हूँ? इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि तुम जितने बेवकूफ हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये नतीजा अख्ज़ कर लोगे। तुम अगर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो तो मत करो, मैं शर्मिंदा नहीं हूँगा, वसीम ने ढटाई का मुजाहरा करते हुए कहा। फिर भी ऐसे कामों की कोशिश तो हर एक पर फर्ज होती है। आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? वसीम ने उसे गौर से देखते हुए कहा। हो सकता है नहीं, ऐसा ही है। चलो अच्छा है, वो चुपशा का रोजा तो तोड़ दिया है तुमने, जो इस्लामाबाद आने पर तुम रख लेती हो। इमामा ने गौर से वसीम को देखा। कौन सा चुपशा का रोजा? तुम जब से लाहौर गई हो खासी बदल गई हो। मुझ पर स्टडीज का बहुत बोझ होता है। सब पर होता है इमामा, मगर कोई भी स्टडीज को इतना सर पर सवार नहीं करता। वसीम ने उसकी बात को काटते हुए कहा। छोड़ो इस फजूल बहस को, ये बताओ तुम आजकल क्या कर रहे हो? ऐश वो इसी तरह कुर्सी झुलाता रहा। ये तो तुम पूरा साल ही करते हो। मैं आजकल की खास मसरूफियत का पूछ रही हूँ। आजकल तो बस दोस्तों के साथ फिर रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि पेपर्स के बाद मेरी मसरूफियत क्या होती है। सब कुछ भूलती जा रही हो तुम। वसीम ने अफसोस भरी नजरों से कहा। मैंने इस उम्मीद में ये सवाल किया था कि शायद इस साल तुम में कोई बेहतरी आ जाए, मगर अफसोस मैंने बेकार सवाल किया। इमामा ने उसके तबसरे के जवाब में कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ। तुम नहीं, इसलिए अब अपनी मलामत तकरीर खत्म कर दो। वसीम ने उसे कुछ जताते हुए कहा। ये साथ वालों के लड़के से ताल्लुकात का क्या हाल है? इमामा को अचानक याद आया। चूचू से बस कुछ अजीब से ही ताल्लुकात है, वसीम ने कंधे उचकाते हुए कहा। बड़ा अजीब सा बंदा है। मूड अच्छा है तो दूसरे को 7वें आसमान पर बिठा देगा, मूड खराब है तो सीधा गटर में पहुंचा देगा। तुम्हारे ज्यादातर दोस्त इसी तरह के हैं, इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। कुंद हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज नहीं, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। कम से कम मेरी आदतें और हरकतें चूचू जैसी तो नहीं है। वो तो बाहर जाने वाला था ना? इमामा को अचानक याद आया। हाँ, जाना तो था, मगर पता नहीं, मेरा ख्याल है उसके पेरेंट्स नहीं भिजवा रहे हैं। हुलिया बड़ा अजीब सा होता है उसका। मुझे बाज दफा लगता है पैसों के किसी कबीले से किसी न किसी तरह उसका ताल्लुक होगा या आइंदा हो जाएगा। तुमने देखा है उसे? कल मैं बाहर से आ रही थी तो देखा था, वो भी उसी वक्त बाहर से निकल रहा था। कोई लड़की भी थी उसके साथ, लड़की जीन्स वगैरह पहनी हुई थी। वसीम ने अचानक दिलचस्पी लेते हुए कहा। मशरूम कट बालों वाली, फेर सी? अरसा? वसीम चुटकी बजाते हुए मुस्कुराया।
اس کی گرل فرینڈ ہے۔ پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام لے رہے تھے۔ امامہ نے اسے گھورا۔ پچھلی دفعہ کب؟ وسیم سوچ میں پڑ گیا۔ 7-8 ماہ پہلے شاید تم سے اس کی گرل فرینڈ کی بات ہوئی تھی۔ ہاں تب شیبہ تھی۔ اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اس بار تو گاڑی کے پچھلے شیشے پر اس نے اپنے موبائل کا نمبر بھی پینٹ کروایا ہوا تھا۔ امامہ ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہنسی۔ تمہیں یاد ہے؟ وسیم بھی ہنسا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا نہیں دیکھا تھا، اور وہ بھی گاڑی کے شیشے پر۔ اس کے نام کے ساتھ یاد تو ہونا ہی تھا۔ امامہ پھر ہنسی۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں اپنی گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھوانے کا۔ وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سے موبائل کا؟ وہ جو تم نے ابھی خریدا بھی نہیں۔ امامہ نے وسیم کا مذاق اڑایا۔ میں خرید رہا ہوں۔ بابا سے جوتے کھانے کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم نے موبائل کے نمبر کو گاڑی کے اوپر لکھوایا، سب سے پہلا فون انہی کا آئے گا۔ بس اس لیے ہر بار میں رک جاتا ہوں۔ وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے۔ بابا سے ہڈیاں توڑوانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات پر کچھ قابو رکھے، اور تمہارے لیے تو خطرات ویسے بھی زیادہ ہے۔ سمیہ کو پتہ چلا نا اگر اس قسم کے کسی موبائل فون کا تو؟ وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو کیا کرے گی وہ؟ میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں تم اسے سے ڈرتے نہیں ہو، مگر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں تمام نفع نقصان پر غور کر لینا چاہیے تھا، جن کا سامنا تمہیں کسی ایسی ویسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے۔ امامہ نے ایک بار پھر اس کی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بس میرے مقدر میں تھا یہ سب کچھ۔ وسیم نے ایک مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے کسی کام نہیں آ سکے گا، کم از کم جہاں تک گرل فرینڈ کی تلاش کا سوال ہے۔ وہ ایک بار پھر کرسی جھلانے لگا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر بات تمہاری سمجھ میں آ ہی گئی۔ امامہ نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ وسیم کو اسے ہیڈ فون اٹھاتے دیکھ کر پھر یاد آیا۔ ویسے ہی کچھ خاص نہیں تھا۔ امامہ نے اٹھتے ہوئے اسے جیسے ٹالا ہو۔ آپ لاہور جا رہے ہیں تو واپسی پر امامہ کے ہاسٹل چلے جائیں۔ یہ کچھ کپڑے ہیں اس کے، درزی سے لے کر آئی ہوں، آپ اسے دے آئیں۔ سلمہ نے ہاشم سے کہا۔ بھائی میں بڑا مصروف رہوں گا لاہور میں، کہاں آتا جاتا پھروں گا اس کے ہاسٹل۔ ہاشم کو قدرے تعمل ہوا۔ آپ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، خود نہیں جا سکتے تو اسے بھیج دیجیے گا، وہ دے آئے گا یہ پیکٹ۔ سیزن ختم ہو رہا ہے، پھر یہ کپڑے اسی طرح پڑے رہیں گے، اس کا تو پتہ نہیں اب کب آئے۔ سلمہ نے لمبی چوڑی وضاحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں، فرصت ملی تو خود دے آؤں گا، ورنہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ ہاشم رضامند ہو گئے۔ لاہور میں انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا۔ شام 5 بجے کے قریب انہیں کچھ فرصت ملی، اور تب انہیں اس پیکٹ کا بھی خیال آ گیا۔ ڈرائیور کو پیکٹ لے جانے کا کہنے کے بجائے وہ خود امامہ کے ہاسٹل چلے آئے۔ اس کے ایڈمیشن کے بعد آج پہلی بار وہ وہاں آئے تھے۔ گیٹ کیپر کے ہاتھوں انہوں نے امامہ کے لیے پیغام بھجوایا اور خود انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ وہ اب کچھ بیزار ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر دوبارہ پیغام بھجواتے، انہیں گیٹ کیپر ایک لڑکی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا۔ وہ جویریہ تھی، امامہ کی بچپن کی دوست، اور اس کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہی تھا۔ السلام علیکم انکل، جویریہ نے پاس آ کر کہا۔
वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं ये इमामा के कुछ कपड़े देने आया था। लाहौर आ रहा था तो उसकी अम्मी ने ये पैकेट दे दिया। अब यहाँ मुझे घंटा हो गया है मगर उन्होंने उसे बुलाया नहीं। हाशिम के लहजे में शिकवा था। अंकल, इमामा मार्केट गई है कुछ दोस्तों के साथ। आप ये पैकेट मुझे दे दें, मैं खुद उसे दे दूंगी। ठीक है, तुम रख लो। हाशिम ने वो पैकेट जवेरिया की तरफ बढ़ा दिया। रस्मी अलेक सलेक के बाद वो वापस मुड़ गए। जवेरिया भी पैकेट पकड़कर हॉस्टल की तरफ चली गई, मगर अब उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कोई भी उस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी को वाज़े तौर पर भांप सकता था। हॉस्टल के अंदर आते ही वार्डन से उसका सामना हो गया, जो सामने ही खड़ी थी। जवेरिया के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। बात हुई तुम्हारी उसके वालिद से? वार्डन ने उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। जी, बात हुई। परेशानी वाला कोई मसला नहीं है। वो इस्लामाबाद अपने घर पर ही है। उसके वालिद ये पैकेट लेकर आए थे। मेरे घर वालों ने मेरे कुछ कपड़े भिजवाए हैं। अंकल लाहौर आ रहे थे तो इमामा ने कहा वो ले जाएं। अंकल ने गलती से यहाँ आकर मेरा नाम लेने के बजाय इमामा का नाम ले लिया। जवेरिया ने एक ही सांस में कई झूठ रवानी से बोले। वार्डन ने सुकून का सांस लिया। खुदा का शुक्र है, वरना मैं तो परेशान हो गई थी कि मुझे तो वो वीकेंड पर घर जाने का कहकर गई है, तो फिर वो कहाँ है? वार्डन ने मुड़ते हुए कहा। जवेरिया पैकेट पकड़े अपने कमरे की तरफ चली आई। राबिया उसे देखते ही तीर की तरह उसकी तरफ आई। क्या हुआ? इस्लामाबाद में ही है वो? नहीं। जवेरिया ने मायूसी से सर हिलाया। माय गॉड! राबिया ने बेयकीनी से अपने दोनों हाथ क्रॉस करके सीने पर रखे। तो फिर कहाँ गई है वो? मुझे क्या पता। मुझसे तो उसने यही कहा था कि घर जा रही है, मगर वो घर नहीं गई। आखिर गई कहाँ है? इमामा ऐसी तो नहीं है। जवेरिया ने पैकेट बिस्तर पर फेंकते हुए कहा। वार्डन से क्या कहा तुमने? राबिया ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। क्या कहा? झूठ बोला है, और क्या कह सकती हूँ। ये बता देती कि वो इस्लामाबाद में नहीं है तो हॉस्टल में अभी हंगामा शुरू हो जाता। वो तो पुलिस को बुलवा लेती। जवेरिया ने नाखून काटते हुए कहा। और अंकल को, उनको क्या बताया है? राबिया ने पूछा। उनसे भी झूठ बोला है। यही कहा है कि वो मार्केट गई है। अब क्या होगा? राबिया ने परेशानी के आलम में कहा। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर वो वापस ना आई तो मैं तो बुरी तरह पकड़ी जाऊंगी। सब यही समझेंगे कि मुझे उसके प्रोग्राम का पता था, इसलिए मैंने वार्डन और उसके घर वालों से सब कुछ छुपाया। जवेरिया की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कहीं इमामा को कोई हादसा ही पेश ना आ गया हो, वरना वो ऐसी लड़की तो नहीं है कि इस तरह राबिया को अचानक एक खदशे ने सताया। मगर अब हम क्या करें? हम तो किसी से इस सारे मामले को डिस्कस भी नहीं कर सकते। जवेरिया ने नाखून कतरते हुए कहा। ज़ैनब से बात करें, राबिया ने कहा। फॉर गॉड सेक राबिया, कभी तो अक्ल से काम लिया करो। उससे क्या बात करेंगे हम? जवेरिया ने झंझलाकर कहा। तो फिर इंतजार करते हैं, हो सकता है वो आज रात या कल तक आ जाए। अगर आ गई तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा, और अगर ना आई तो फिर हम वार्डन को सब कुछ सच सच बता देंगे। राबिया ने संजीदगी से सारे मामले पर गौर करते हुए तय किया। जवेरिया ने उसे देखा, मगर उसके मशवरे पर कुछ कहा नहीं। परेशानी उसके चेहरे से छलक रही। जवेरिया और राबिया रात भर नहीं सो सकी। वो मुकम्मल तौर पर खौफ की गिरफ्त में थी। अगर वो ना आई तो क्या होगा? ये सवाल उनके सामने बार बार भयानक शक्ल बदल बदल कर आ रहा था।
انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والے ایسے معاملے پر کیسا رد عمل ظاہر کریں گے۔ وہ انہیں بری طرح ملامت کرتے، انہیں امامہ کے والد کو سب کچھ صاف صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر اور بھی ناراض ہوتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود ہاشم مبین اور ان کی فیملی کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گے۔ ہاسٹل میں لڑکیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی، اور پھر اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس ان کی اس پردہ پوشی کو کیا سمجھے گی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی اور اسی لیے بار بار ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ گئی کہاں اور کیوں۔ وہ دونوں اس کے پچھلے رویوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس طرح پچھلے 1 سال سے وہ بالکل بدل گئی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیا تھا۔ وہ الجھی رہنے لگی تھی۔ پڑھائی میں اس کا انہماک بھی کم ہو گیا تھا اور اس کی کم گوئی، اور وہ جو ایک بار وہ ہمارے شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب تھی، تب بھی وہ یقیناً وہیں گئی ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے، اور ہم نے کس طرح بے وقوفوں کی طرح اس پر اعتبار کر لیا۔ رابعہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھی، مگر امامہ ایسی نہیں تھی۔ میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ جویریہ کو اب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے، بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے۔ رابعہ بدگمانی کی انتہا کو پہنچ گئی۔ رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ اور عزت ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ جویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے تو مکھی بنا کر اسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چپکایا ہے۔ اس کے بابا اس سے ملنے یہاں آئے ہیں اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ گھر پر نہیں گئی، اور ہم سے وہ یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ رابعہ نے بیچارگی سے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے وہ اسی لیے گھر نہ پہنچ سکی ہو۔ وہ ہر بار یہاں سے فون کر کے اسلام آباد اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دے دیتی تاکہ اس کا بھائی اسے کوسٹر کے اسٹینڈ سے پک کر لے۔ اگر اس بار بھی اس نے اطلاع دی تھی تو پھر اس کے وہاں نہ پہنچنے پر وہ لوگ اطمینان سے وہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ وہ یہاں ہاسٹل میں فون کرتے اور اس کے والد کے انداز سے تو ایسا محسوس ہوا ہے جیسے اس کا اس ویکینڈ پر اسلام آباد کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ رابعہ نے اس کے خیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ کبھی بھی 1 ماہ میں 2 بار اسلام آباد نہیں جاتی تھی، مگر اس بار تو وہ دوسرے ہی ہفتے اسلام آباد جا رہی تھی، اور اس نے وارڈن سے خاص طور پر یہ کہہ کر اجازت لی تھی۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ جویریہ کو پھر خدشات ستانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے سب کچھ اس طرح کور اپ کیا۔ ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی اس کے والد سے کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتے، یہ ان کا مسئلہ تھا۔ کم از کم ہم تو اس طرح نہ پھنستے جس طرح اب پھنس گئے ہیں۔ رابعہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، صبح تک انتظار کرتے ہیں۔ اگر وہ کل بھی نہیں آئی تو پھر وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے۔ جویریہ نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان دونوں نے اسی طرح باتیں کرتے کرتے جاگتے ہوئے گزار لی۔ اگلے دن وہ دونوں کالج نہیں گئی۔ اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ امامہ ویکینڈ پر ہفتے کو واپسی پر 9 بجے کے قریب آ جایا کرتی تھی، مگر وہ اس دن نہیں آئی۔ ان کے اعصاب جواب دینے لگے۔ 2:30 بجے کے قریب وہ فخ رنگت اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے وارڈن کے کمرے میں جانے کے لیے نکل آئے۔ ان کے ذہن میں
वो जुमले गर्दिश कर रहे थे जो इन्हें वार्डन से कहने थे। वो वार्डन के कमरे से अभी कुछ दूर ही थी जब उन्होंने इमामा को बड़े इत्मीनान के साथ अंदर आते देखा। उसका बैग उसके कंधे पर था और फोल्डर हाथों में। वो यकीनन सीधी कॉलेज से आ रही थी। जुवेरिया और राबिया को यूं लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से निकलती हुई जमीन एकदम थम गई थी। उनकी रुकी हुई सांस एक बार फिर चलने लगी थी। कल के अखबारात में मुतवक्के वो हेडलाइंस जो भूत बनकर उनके गिर्द नाच रही थी एकदम गायब हो गई और उनकी जगह उनके गुस्से और इश्तियाल ने ले ली थी जो उन्हें इमामा की शक्ल देखकर आया था। वो उन्हें देख चुकी थी और अब उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी खुशगवार सी मुस्कुराहट थी। तुम दोनों आज कॉलेज क्यों नहीं आई? सलाम दुआ के बाद उसने उनसे पूछा। तुम्हारी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा तो हम कहीं आने जाने का सोच सकेंगे। राबिया ने तुंद व तेज लहजे में उससे कहा। इमामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ राबिया? इस तरह गुस्से में क्यों हो? इमामा ने कदरे तशवीश से पूछा। तुम जरा अंदर कमरे में आओ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। राबिया ने उसे बाजू से पकड़ लिया और तकरीबन खींचते हुए कमरे में ले आई। जुवेरिया कुछ कहे बगैर उन दोनों के पीछे आ गई। इमामा हक्का बक्का थी और राबिया और जुवेरिया के रवैये को समझ नहीं पा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही राबिया ने दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ से आ रही हो तुम? राबिया ने मुड़कर इंतहाई तल्ख और दुरुस्त लहजे में उससे पूछा। इस्लामाबाद से। और कहाँ से? इमामा ने अपना बैग नीचे जमीन पर रख दिया। उसके जवाब ने राबिया को कुछ और मुश्तइल किया। शर्म करो इमामा, इस तरह हमें धोखा देकर हमारी आंखों में धूल झोंक कर तुम साबित करना क्या चाहती हो? ये कि हम डफर हैं, इडियट हैं, पागल हैं? भाई हम हैं, हम मानते हैं। ना होते तो यूं तुम पर अंधा एतबार ना किया होता, तुमसे इतना बड़ा धोखा ना खाया होता। राबिया ने कहा। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। कौन सा धोखा? कैसा धोखा? क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम आराम से मुझे अपनी बात समझाओ? इमामा ने बेचारगी से कहा। तुम वीकेंड कहाँ गुजार कर आई हो? जुवेरिया ने पहली बार गुफ्तगू में मुदाखलत की। तुम्हें बता चुकी हूँ, इस्लामाबाद में। वहाँ से आज सीधा कॉलेज आई हूँ और अब कॉलेज से। राबिया ने उसे बात मुकम्मिल नहीं करने दी। बकवास बंद करो, ये झूठ अब नहीं चल सकता। तुम इस्लामाबाद नहीं गई थी, ये तुम कैसे कह सकती हो? इस बार इमामा ने भी खतरे बुलंद आवाज में कहा। क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ आए थे कल। इमामा का रंग उड़ गया। वो कुछ बोल नहीं सकी। अब क्यों मुंह बंद हो गया है? अब भी कहो, इस्लामाबाद से आ रही हो। राबिया ने तंजिया लहजे में कहा। बाबा यहाँ आए थे? इमामा ने अटकते हुए कहा। हाँ आए थे, तुम्हारे कुछ कपड़े देने के लिए। जुवेरिया ने कहा। उन्हें ये पता चल गया कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ। मैंने झूठ बोल दिया कि तुम हॉस्टल से किसी काम से बाहर गई हो। वो कपड़े देकर चले गए। जुवेरिया ने कहा। इमामा ने बेइख्तियार इत्मीनान का सांस लिया। यानी उन्हें कुछ पता नहीं चला? उसने बिस्तर पर बैठकर अपने जूते के स्ट्रिप्स खोलते हुए कहा। नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं चला। तुम मुंह उठाकर अगले हफ्ते फिर कहीं रवाना हो जाना। माइंड यू इमामा, मैं अब वार्डन से इस बारे में बात करने वाली हूँ। हम तुम्हारी वजह से खासी परेशानी उठा चुके हैं, मजीद उठाने के लिए तैयार नहीं है। बेहतर है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल जाए। राबिया ने डुकडुक अंदाज में कहा। इमामा ने सर उठाकर उसे देखा। कौन सी हरकतों के बारे में? मैंने क्या किया है? क्या किया है? हॉस्टल से इस तरह 2 दिन के लिए घर का कहकर गायब हो जाना तुम्हारे नजदीक कोई बड़ी बात नहीं है? इमामा जवाब देने के बजाय दूसरे जूते के भी स्ट्रिप्स खोलने लगी। मुझे वार्डन के पास चले ही जाना चाहिए। राबिया ने गुस्से के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा।
जुवेरिया ने आगे बढ़कर उसे रोका। वार्डन से बात कर लेंगे, पहले इससे तो बात कर ले। तुम जल्दबाजी मत करो, मगर इस ढीठ का इत्मीनान देखो। मजाल है जरा बराबर शर्मिंदगी भी उसके चेहरे पर झलक रही हो। राबिया ने गुस्से में इमामा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुम दोनों को सब कुछ बता दूंगी। इतना गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी गलत जगह पर गई हूँ, और हाँ, भागी भी नहीं हूँ। इमामा ने जूतों की कैद से अपने पैरों को आजाद करते हुए खदरे धीमे लहजे में कहा, फिर तुम कहाँ गई थी इमामा? इस बार जुवेरिया ने पूछा। अपनी एक दोस्त के यहाँ। कौन सी दोस्त? है एक। इस तरह झूठ बोलकर क्यों? मैं तुम लोगों के सवालों से बचना चाहती, और घर वालों को बताती या उनसे इजाजत लेने की कोशिश करती तो वो कभी इजाजत ना देते। किसके यहाँ गई थी और किस लिए? जुवेरिया ने इस बार खतरे तजस्सुस आमेज अंदाज में पूछा। मैंने कहा ना, मैं बता दूंगी, कुछ वक्त दो मुझे, इमामा ने उसकी बात के जवाब में कहा। कोई वक्त नहीं दे सकती तुम्हें वक्त दी ताकि तुम एक बार फिर गायब हो जाओ और इस बार वापस ही ना आओ। राबिया ने इस बार भी नाराजगी से कहा, मगर पहले की निस्बत इस बार उसका लहजा धीमा था। तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने हमारी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड बना दी। अगर तुम्हारे इस तरह गायब होने का पता चल जाता तो हमारी कितनी बेइज्जती होती। इसका एहसास था तुम्हें? राबिया ने उसी अंदाज में कहा। मुझे ये तवक्को ही नहीं थी कि बाबा इस तरह अचानक यहाँ आ जाएंगे, इसलिए मैं ये भी नहीं सोच सकती थी कि तुम लोगों को किसी नाजुक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, वरना इस तरह कभी ना करती, इमामा ने मौजरत खाना अंदाज में कहा। तुम कम से कम हम पर एतबार करके हमें बताकर जा सकती थी, जुवेरिया ने कहा। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी, इमामा ने कहा। कम से कम मैं तुम्हारे किसी वादे, किसी बात पर एतबार नहीं कर सकती, राबिया ने दो टूक अंदाज में कहा। मुझे अपनी पोजीशन क्लियर करने दो राबिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो, इमामा ने इस बार खबरे कमजोर अंदाज में कहा। तुमको एहसास है कि तुम्हारी वजह से हमारा करियर और हमारी जिंदगी किस तरह दांव पर लग गई थी। ये दोस्ती होती है, इसे दोस्ती कहते हैं। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, इमामा ने जैसे हथियार डालते हुए कहा। जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि तुम कहाँ गायब हो गई थी, मैं तुम्हारी कोई मौजरत कबूल नहीं करूंगी, राबिया ने दो टूक अंदाज में कहा। इमामा कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने कहा, मैं सबिया के घर चली गई थी। जुवेरिया और राबिया ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। कौन? उन दोनों ने तकरीबन बैक वक्त पूछा। तुम लोग जानती हो उसे, इमामा ने कहा। वो 4th ईयर की सबिया, जुवेरिया ने बेइख्तियार पूछा। इमामा ने सर हिलाया। मगर उसके घर किस लिए गई थी तुम? दोस्ती है उससे मेरी, इमामा ने कहा। दोस्ती? कैसी दोस्ती? 4 दिन की सलाम है। तुम्हारे साथ उसकी और मेरा क्या ख्याल है? तुम तो उसे अच्छी तरह जानती भी नहीं, फिर उसके घर रहने के लिए क्यों चल पड़ी? जुवेरिया ने एतराज करते हुए कहा। वो भी इस तरह झूठ बोलकर? कम से कम उसके घर जाकर रहने के लिए तुम्हें हमसे या अपने घर वालों से झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, राबिया ने उसी लहजे में कहा। तुम उसे कॉल करके पूछ लो कि मैं उसके घर पर थी या नहीं, इमामा ने कहा। चलो ये मान लिया कि तुम उसके घर पर थी, मगर क्यों थी? जुवेरिया ने पूछा। इमामा खामोश रही। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे उसकी मदद की जरूरत थी। उन दोनों ने हैरान होकर देखा। किस सिलसिले में? इमामा ने सर उठाया और पलके झपकाए बगैर देखती रही। जुवेरिया ने कुछ बेचैनी महसूस की। किस सिलसिले में? तुम अच्छी तरह जानती हो, इमामा ने खतरे
मध्यम अंदाज में कहा। मैं जुवेरिया ने कुछ गड़बड़ा कर राबिया को देखा, जो अब बड़ी संजीदगी से उसे देख रही थी। हाँ, तुम तो अच्छी तरह जानती हो। तुम पहेलियां मत बुझवाओ, सीधी और साफ बात करो, जुवेरिया ने खदरे सख्त लहजे में कहा। इमामा सर उठाकर खामोशी से उसे देखने लगी। फिर कुछ देर बाद शिकर खोदा अंदाज में उसने सर झुका दिया। बताओ ना, आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उस दिन कॉलेज में इमामा ने जुवेरिया से इसरार किया। जुवेरिया कुछ देर उसका चेहरा देखती रही। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुसलमान हो जाओ। इमामा को जैसे एक करंट सा लगा। उसने शौक और बेयकीनी के आलम में जुवेरिया को देखा। वो धीमे लहजे में कहती जा रही थी, तुम मेरी इतनी अच्छी और गहरी दोस्त हो कि मुझे ये सोचकर तकलीफ होती है कि तुम गुमराही के रास्ते पर चल रही हो और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली। मेरी ख्वाहिश है कि नेक आमाल पर अल्लाह मुझे जन्नत में भेजे तो तुम मेरे साथ हो, लेकिन इसके लिए मुसलमान होना तो जरूरी है। इमामा के चेहरे पर एक के बाद एक नया रंग आ रहा था। बहुत देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हो सकी। मैं तवक्को नहीं कर सकती थी जुवेरिया कि तुम मुझसे तहरीम जैसी बातें करोगी। तुम्हें तो मैं अपना दोस्त समझती थी, मगर तुम भी, जुवेरिया ने नरमी से कहा। तहरीम ने तुम सबसे जो कुछ कहा था ठीक कहा था। इमामा पलकाएं झपके बगैर उसे देखती रही। उसे जुवेरिया की बातों से बहुत तकलीफ हो रही थी, और सिर्फ आज ही नहीं, मैं उस वक्त भी तहरीम को सही समझती थी, मगर मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती थी और मैं चाहने के बावजूद तुमसे ये नहीं कह सकी कि मैं तहरीम को हक बजानिब समझती हूँ। अगर वो ये कहती थी कि तुम मुसलमान नहीं हो तो ये ठीक था, तुम मुसलमान नहीं हो। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ भी कहे बगैर वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। जुवेरिया भी उसके साथ खड़ी हो गई। इमामा कुछ भी कहे बगैर वहां से जाने की कोशिश की, मगर जुवेरिया ने उसका बाजू पकड़ लिया। तुम मेरा बाजू छोड़ दो, मुझे जाने दो। आइंदा कभी तुम मुझसे बात तक मत करना। इमामा ने भर्राए हुए लहजे में उससे अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। इमामा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इमामा ने उसकी बात काट दी। तुमने कितना हर्ट किया है मुझे। जुवेरिया, मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। रोने या जज्बात में आने के बजाय तुम ठंडे दिल और दिमाग से मेरी बात सोचो। मैं आखिर तुमको बेकार किसी बात पर हर्ट क्यों करूंगी? जुवेरिया ने उसका बाजू नहीं छोड़ा। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम मुझे हर्ट क्यों कर रही हो, मगर मुझे आज ये अंदाजा जरूर हो गया है कि तुम में और तहरीम में कोई फर्क नहीं है, बल्कि तुमने तो मुझे उससे भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। उससे मेरी दोस्ती इतनी पुरानी नहीं थी जितनी तुम्हारे साथ है। इमामा के गालों पर आंसू बह रहे थे। वो मुसलसल अपना बाजू जुवेरिया की गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी। ये तुम्हारा इसरार था कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताऊं। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी, और मैंने तुम्हें पहले ही मुतनब्बा कर दिया था कि तुम मेरी बात पर बहुत नाराज होगी, मगर तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसा कभी नहीं होगा। जुवेरिया ने उसे याद दिलाने की कोशिश की। मुझे अगर ये पता होता कि तुम मेरे साथ इस तरह की बात करोगी तो मैं कभी तुमसे तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जानने पर इसरार ना करती। इमामा ने इस बार खदरे गुस्से से कहा। अच्छा, मैं दोबारा इस मामले पर तुमसे बात नहीं करूंगी। जुवेरिया ने खदरे मुदाफियाना अंदाज में कहा। इससे क्या होगा? मुझे ये तो पता चल गया है कि तुम दरहकीकत मेरे बारे में क्या सोचती हो। हमारी दोस्ती अब कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती। आज तक मैंने कभी तुम पर इस तरह तनकीद नहीं की, मगर तुम मुझे इस्लाम का एक फिरका समझने के बजाय गैर मुस्लिम बना रही हो। इमामा ने कहा, मैं अगर ऐसा कर रही हूँ तो गलत नहीं कर रही। इस्लाम के तमाम फिरके कम अज कम ये ईमान ज़रूर रखते हैं
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بار جویریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج، امامہ بھی بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں امامہ، اور میں ہی نہیں، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپے کے حصول کے لیے مذہب بدلا ہے۔ امامہ، میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے دل و دماغ سے۔ امامہ نے جویریہ کی بات کاٹ دی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بھی بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں، تم نہیں جانتی، اور یہی افسوسناک بات ہے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس بار بہت زور کے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ اس بار جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی، وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ امامہ اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی، اور یہی بات جویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسکول میں ہونے والے ایک واقعے سے شروع ہوا تھا۔ امامہ اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور تحریم اس کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔ وہ لوگ کئی سال سے اکٹھے تھے اور نہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، بلکہ ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اپنی فرینڈز میں سے امامہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویریہ سے تھی، مگر اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی گہری دوستی کے باوجود بھی جویریہ اور تحریم بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اپنی فرینڈز میں سے امامہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویریہ سے تھی، مگر اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی گہری دوستی کے باوجود بھی جویریہ اور تحریم اس کے گھر آنے سے کتراتی تھی۔ امامہ ہر سال اپنی سالگرہ پر انہیں انوائٹ کرتی اور اپنے گھر پر ہونے والی دوسری تفریقات میں بھی انہیں مدعو کرتی۔ وہ گھر سے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بناتی تھی۔ چند بار امامہ نے خود ان دونوں کے والدین سے اجازت لینے کے لیے بات کی، لیکن اس کے بے تحاشا اصرار کے باوجود ان دونوں کے والدین انہیں اس کے گھر آنے کی اجازت نہ دیتے۔ ان کے رویے پر کچھ شوقی ہو کر اس نے اپنے والدین سے شکایت کی، تمہاری یہ دونوں فرینڈز سید ہیں، یہ لوگ عام طور پر ہمارے فرقے کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے ان دونوں کے والدین انہیں ہمارے گھر آنے نہیں دیتے۔ ایک بار اس کی امی نے اس کی شکایت پر کہا، یہ کیا بات ہوئی، ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ امامہ کو ان کی بات پر تعجب ہوا۔ اب یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے، یہ تو ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ اس کی امی نے کہا، کیوں غیر مسلم کہتے ہیں، ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں۔ امامہ نے کچھ الجھ کر کہا، ہاں بالکل ہم مسلمان ہیں، مگر یہ لوگ ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کی امی نے کہا، کیوں؟ اب اس کیوں کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ اب یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، کٹر ہیں بڑے، یہ تو انہیں قیامت کے دن ہی پتا چلے گا کہ کون سیدھے رستے پر تھا، ہم یا یہ۔ مگر امی، مجھ سے تو انہوں نے کبھی مذہب پر بات نہیں کی، پھر مذہب مسئلہ کیسے بن گیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر دوسرے کے گھر آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ امامہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ یہ بات انہیں کون سمجھائے؟ یہ لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ خود انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتا نہیں، بس مولویوں کے کہنے میں آ کر ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ انہیں ہمارے بارے میں اور ہماری نبی کی تعلیمات کے بارے میں کچھ پتا ہوتا تو یہ لوگ اس طرح نہ کرتے، شاید پھر انہیں کچھ شعور آ جائے اور یہ لوگ بھی ہماری طرح راہ راست پر آ جائیں۔ تمہاری فرینڈز اگر تمہارے گھر نہیں آتی تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بھی ان کے گھر مت جایا کرو۔ مگر امی، ان کی غلط فہمیاں تو دور ہونا چاہیے میرے بارے میں۔ امامہ نے ایک بار پھر کہا، یہ کام تم نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کے ماں باپ مسلسل اپنے بچوں کی ہمارے خلاف
ब्रेन वॉशिंग करते रहते हैं। उनके दिलों में हमारे खिलाफ जहर भरते रहते हैं। नहीं अम्मी, वो मेरी फ्रेंड्स हैं, उनको मेरे बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मैं उन लोगों को अपनी किताबें पढ़ने के लिए दूंगी ताकि उनके दिल से मेरे बारे में ये गलतफहमियां दूर हो सके। फिर हो सकता है ये हमारे नबी को भी मान जाए, इमामा ने कहा। उसकी अम्मी कुछ सोच में पड़ गई। आपको मेरी तजवीज़ पसंद नहीं आई? ऐसा नहीं है, तुम जरूर उन्हें अपनी किताबें दो, मगर इस तरीके से नहीं कि उन्हें ये लगे कि तुम अपने फिरसे की तरवीज के लिए उन्हें ये किताबें दे रही हो। तुम उन्हें ये कहकर किताबें देना कि तुम चाहती हो कि वो हमारे बारे में जाने, हमको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके, और उनसे ये भी कहना कि उन किताबों का तस्करा वो अपने घर वालों से ना करें, वरना वो लोग ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इमामा ने उनकी बात पर सर हिला दिया। उसके चंद दिनों बाद इमामा स्कूल में कुछ किताबें ले गई। ब्रेक के दौरान वो जब ग्राउंड में आकर बैठी तो इमामा अपने साथ वो किताबें ले आई। मैं तुम्हारे और जुवेरिया के लिए कुछ लेकर आई। क्या लाई हो, दिखाओ। इमामा ने शॉपर से वो किताबें निकाली और उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों इन किताबों पर नजर डालते ही कुछ चुप सी हो गई। जुवेरिया ने इमामा से कुछ नहीं कहा, मगर तहरीम एकदम कुछ उखड़ गई। ये क्या है? उसने सर्द मुहरी से पूछा। ये किताबें मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, इमामा ने कहा, ताकि तुम लोगों की गलतफहमियां दूर हो सके। किस तरह की गलतफहमियां? वही गलतफहमियां जो तुम्हारे दिल में हमारे मजहब के बारे में है, इमामा ने कहा। तुमसे किसने कहा कि हमें तुम्हारे मजहब या तुम्हारे नबी के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं? तहरीम ने बड़ी संजीदगी से पूछा। मैं खुद अंदाजा कर सकती हूँ, सिर्फ इसी वजह से तो तुम लोग हमारे घर नहीं आते। तुम लोग शायद ये समझते हो कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं, या हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, या हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग उन सब चीज़ों पर यकीन रखते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा भी एक नबी है, और वो भी इस तरह काबिल एहतराम है जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामा ने बड़ी संजीदगी के साथ वजाहत करते हुए कहा। तहरीम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताबें वापस थमा दी। हमें तुम्हारे और तुम्हारे मजहब के बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। हम तुम्हारे मजहब के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए तुमको कोई वजाहत पेश करने की ज़रूरत नहीं है, उसने बड़े रूखे लहजे में इमामा से कहा। और जहाँ तक उन किताबों का ताल्लुक़ है, तो मेरे और जुवेरिया के पास इतना बेकार वक्त नहीं है कि इन अहमखाना दावों, खुश फहमियों और गुमराही के इस फलंदे पर ज़ाय करें जिसे तुम अपनी किताबें कह रही हो। तहरीम ने एक झटके के साथ जुवेरिया के हाथ में पकड़ी हुई किताबें खींचकर उन्हें भी इमामा के हाथ में थमा दिया। इमामा का चेहरा खिफत और शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया। उसे तहरीम से इस तरह के तबसरे की तवक्के नहीं थी। अगर होती तो वो कभी इसे वो किताबें देने की हिमाकत भी ना करती। और जहाँ तक इस एहतराम का ताल्लुक़ है, तो इस नबी में जिस पर नब्वत का नुज़ूल होता है और उस नबी में जो खुद ब खुद नबी होने की खुश फहमी में मुब्तला हो जाता है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तुम लोगों को अगर कुरान पर वाकई यकीन होता तो तुम्हें उसके एक एक हुरूफ पर यकीन होता। नबी होने में और नबी बनने में बड़ा फ़र्क होता है। तहरीम, तुम मेरे और मेरे फ़िरक़े की बेइज्जती कर रही हो, इमामा ने आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं के साथ कहा। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। वो अगर तुम्हें बेइज्जती लगती है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती।
तहरीम ने दो टूक अंदाज में कहा, रोज़ा रखने और भूखे रहने में बड़ा फ़र्क होता है। कुरान पढ़ने और उस पर ईमान लाने में बड़ा फ़र्क होता है। बहुत सारे ईसाई और हिंदू भी इस्लाम के बारे में जानने के लिए कुरान पाक पढ़ते हैं, तो क्या उन्हें मुसलमान मान लिया जाता है? और बहुत से मुसलमान भी दूसरे मज़हब के बारे में जानने के लिए दूसरी इल्हामी किताबें पढ़ते हैं, तो क्या वो गैर मुस्लिम हो जाते हैं? और तुम लोग अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानते हो तो कोई एहसान नहीं करते। तुम उनकी नबुव्वत को झुठलाओगे तो और क्या झुठलाओगे? फिर तो इंजील को भी झुठलाना पड़ेगा, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की खुशखबरी दी गई है। फिर तौरेत को भी झुठलाना पड़ेगा, जिसमें उनकी नबुव्वत की बात की गई है। फिर कुरान पाक को भी झुठलाना पड़ेगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी करार देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को झुठलाता है तो वो उन मनाजिरों की क्या तवज्जो पेश करता है जो नबुव्वत का दावा करने से पहले कई साल ईसाई पादरियों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और इस्लाम के आखिरी दीन होने पर करता रहा था। इसलिए इमामा हाशिम, तुम उन चीज़ों के बारे में बहस करने की कोशिश मत करो जिनके बारे में तुम्हें सरे से कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें ना उस मजहब के बारे में पता है जिस पर तुम चल रही हो और ना उसके बारे में जिस पर तुम बात कर रही हो, तहरीम ने दो टूक अंदाज में कहा। और मैं एक चीज बता दूं तुम्हें, दीन में कोई जिब्र नहीं होता। तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के खत्म होने का इनकार करते हो तो हमारे पैगंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर यकीन रखते हैं। इमामा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, तो फिर हम भी इंजील पर यकीन रखते हैं, उसे इल्हामी किताब मानते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नबुव्वत पर यकीन रखते हैं, तो क्या हम क्रिश्चियन हैं? और हम तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पर भी यकीन रखते हैं, तो क्या फिर हम यहूदी हैं? तहरीम ने कुछ तमस्खुर से कहा, लेकिन हमारा दीन इस्लाम है, क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं और हम उन पैगंबरों पर यकीन रखने के बावजूद ना ईसाइयत का हिस्सा है ना यहूदियत का। बिल्कुल उसी तरह तुम लोगों का नबी है, क्योंकि तुम उसके पैरोकार हो। वैसे तुम लोग तो हमें भी मुसलमान नहीं समझते। अभी तुम इकरार कर रही हो कि तुम इस्लाम का एक फिरका हो, जबकि तुम्हारे नबी और उसके बाद आने वाले तुम्हारी जमात के तमाम लीडर्स का दावा है कि जो मिर्ज़ा की नबुव्वत पर यकीन नहीं रखता वो मुसलमान ही नहीं है। तो इस्लाम से तुम लोग तमाम मुसलमानों को पहले ही खारिज कर चुके हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा है? इमामा ने खतरे लड़खड़ाए हुए लहजे में कहा। तो फिर तुम अपने वालिद से ज़रा इस मामले को डिस्कस करो, वो तुम्हें खासी अप टू डेट इंफॉर्मेशन देंगे इस बारे में। तुम्हारे मजहब के खासे सरकर्दा रहनुमा हैं वो, तहरीम ने कहा। और ये जो किताबें तुम हमें पेश कर रही हो उन्हें खुद पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा होगा, वरना तुम्हें पता होता इन सरकर्दा रहनुमाओं के बारे में। जुवेरिया तहरीम की इस सारी गुफ्तगू के दौरान खामोश रही थी। वो सिर्फ उन अखियों से इमामा को देखती रही। अल्लाह ताला कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी है और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर गवाही देते हैं कि वो अल्लाह के आखिरी नबी है। और मेरी किताब मुस्तक ये दोनों बातें बहुत साफ, वाज़े और दुर्लुक अंदाज में पहुंचा देती है। तो फिर मुझे किसी और शख्स के सबूत और ऐलान की ज़रूरत नहीं है, समझी? तहरीम ने अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। बेहतर है तुम अपने मजहब को या हमारे मजहब को ज़ेरे बहस लाने की कोशिश ना करो। इतने सालों से दोस्ती चल रही है, चलने दो।
जहाँ तक तुम्हारे घराने का ताल्लुक है तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि मेरे वालिदैन को तुम्हारे घर आना पसंद नहीं। यहाँ स्कूल में तुमसे दोस्ती और बात है। बहुत से लोगों से हमारी दोस्ती होती है। हमारी दोस्ती में आमतौर पर मजहब आड़े नहीं आता, लेकिन घर में आना जाना कुछ मुख्तलिफ चीज़ है। उन्हें शायद मेरी किसी ईसाई या यहूदी या हिंदू दोस्त के घर जाने पर एतराज़ ना हो, लेकिन तुम्हारे घर जाने पर है, क्योंकि वो लोग अपने मजहब को मानते हैं। वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते। जिस मजहब से ताल्लुक़ होता है वही बताते हैं। और ये भी हकीकत है कि तुम जितना लोगों को नापसंद किया जाता है उतना उन लोगों को नहीं किया जाता, क्योंकि तुम लोग सिर्फ पैसे के हुसूल और अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये नया मजहब इख्तियार करके हमारे दीन में घुसने की कोशिश कर रहे हो। मगर क्रिश्चियन, हिंदू या यहूदी ऐसा नहीं करते। इमामा ने बेइख्तियार उसे टोका। किस पैसे की बात कर रही हो तुम? हमारी फैमिली को जानती हो, हम लोग शुरू से ही बहुत अमीर हैं। हमें कौन सा रुपया मिल रहा है इस मजहब पर रहने के लिए? हाँ, तुम लोग अब बड़े खुशहाल हो, मगर शुरू से तो ऐसे नहीं थे। तुम्हारे दादा मुसलमान थे, मगर गरीब आदमी थे। वो काश्तकारी किया करते थे और एक छोटे काश्तकार थे। रिब्बा से कुछ फासले पर उनकी थोड़ी बहुत जमीन थी। फिर तुम्हारे ताया ने अपने किसी दोस्त के तवस्सुत से वहां जाना शुरू कर दिया और ये मजहब इख्तियार कर दिया और बेतहाशा अमीर हो गए, क्योंकि उन्हें वहां से बहुत ज्यादा पैसा मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चचा भी अपना ईमान बदल लिया। फिर तुम लोगों का खानदान इस मुल्क के मकबूल तरीन खानदानों में शुमार होने लगा, और ये काम करने वाले तुम लोग वाहिद नहीं हो। ज्यादातर इसी तरीके से लोगों को इस मजहब का पैरोकार बनाया जा रहा है। इमामा ने भड़कते हुए उसकी बात को काटा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम अपने घर वालों से पूछ लेना कि इस कदर दौलत किस तरह आई उनके पास और अभी भी किस तरह आ रही है। तुम्हारे वालिद इस मजहब की तबलीग करते हैं। हर साल लाखों डॉलर्स आते हैं उन्हें गैर मुल्की मिशनरीज और NGOs से। तहरीम ने कुछ तहकीर आमेज अंदाज में कहा, ये झूठ है, सफेद झूठ। इमामा ने बेइख्तियार कहा, मेरे बाबा किसी से कोई पैसा नहीं लेते। वो अगर इस फिरके के लिए काम करते हैं तो गलत क्या है? क्या दूसरे फिरकों के लिए काम नहीं किया जाता? दूसरे फिरकों के भी तो उलमा होते हैं या ऐसे लोग जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरे फिरकों को यूरोपीय मिशनरी से रुपया नहीं मिलता। मेरे बाबा को कहीं से कुछ भी नहीं मिलता। इमामा ने एक बार फिर कहा। तहरीम ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो उठ खड़ी हुई। इमामा ने उसे जाते हुए देखा, फिर गर्दन मोड़कर अपने पास बैठी जुवेरिया की तरफ देखा। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? तहरीम ने गुस्से में आकर तुमसे ये सब कुछ कहा है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। जुवेरिया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। तुम इन सब बातों को छोड़ो, आओ क्लास में चलते हैं, ब्रेक खत्म होने वाली है। जुवेरिया ने कहा तो वो उठ खड़ी हो गई। कंटिन्यू कीजिएगा किस नंबर 4 पे। ये वीडियो को बनाने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमारी ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें अपने कमेंट से बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।